हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। मैं डॉक्टर अंजना सिंह पीजी डिपार्टमेंट कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। पिछले दिनों मैंने शीत युद्ध पार्ट 1 पे एक वीडियो अपलोड किया था। आज मैं उसी शीत युद्ध की चर्चा आगे करूँगी। इस शीत युद्ध के बारे में जैसा कि पिछले दिनों हमने समझा कि ये शीत युद्ध आखिर है क्या, तो शीत युद्ध क्या है ये तो पिछले दिनों की चर्चा में हमें कुछ समझ आ ही गई थी। आज का हमारा शीत युद्ध पार्ट 2 कोल्ड वॉर पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध के आखिर क्या कारण थे। आज इसके कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो शीत युद्ध था, विश्व के दो सबसे पावरफुल शक्ति के आपसी टकराव व मनस्यता, वैचारिक मतभेद के चलते जो बिना शस्त्र के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। विभिन्न विद्वानों ने इसे अपनी अपनी तरीके से इसकी संज्ञा भी दी थी। और इसके अलावा हमने ये महसूस किया था कि ये जो दोनों देशों की आपसी विचारधारा मैच नहीं कर रही है और दोनों देश अपने व्यापार व्यवसाय को अधिक फैलाना चाह रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने यह भी नहीं देखा कि ठीक है, हमारे सामने आगे क्या परिस्थितियां हैं। इसके अलावा किसी ने यह विचार नहीं किया कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है। मतलब ये दो मस्तिष्क के द्वारा मस्तिष्क में उपजी जो भावनाएं हैं उसको दूसरे के मस्तिष्क में डालकर अपनी भावनाओं को प्रबल करना ही शीत युद्ध था। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, अगर डेट के बारे में देखा जाए तो 1985 से 1991 तक ये चला गया। लेकिन अगर पिछले चरणों की बात की जाए या पिछले चरण में हमने पढ़ा था कि जो ये शीत युद्ध है वो 1917 से ही शुरू हुआ है। 1917 से ही ये चलते आ रहा जो कि लास्ट 1980-89 तक थमा आकर। और इसके बाद ये ऐसा दौर था उस समय कि ये कह पाना कठिन था कि आज युद्ध हो जाए या कल युद्ध हो जाए। लोग डरे सहमे भयभीत, एक दूसरे के बारे में सोचना, विचारधाराओं की प्रबलता इतनी अधिक थी कि एक दूसरे की बातों को पसंद नहीं करते थे। सैनिक स्पर्धता इतनी अधिक थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन का निर्माण करने के बावजूद भी इन पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं था। इसके अलावा जो हमने देखा कि शीत युद्ध मूल रूप से दो गुटों की आपसी लड़ाई थी, जिसमें पहला गुट जो था अमेरिकी गुट था एवं दूसरा गुट जो था वो सोवियत रूस के गुट था। अमेरिकी गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, ग्रीस एवं पाकिस्तान, तुर्की आदि शामिल थे। और जो सोवियत गुट था उसमें पोलैंड थे, बुल्गारिया थे, रोमानिया थे, हंगरी थे, चेकोस्लोवाकिया थे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम देखते हैं कि शीत युद्ध में पूरा विश्व जो है दो गुटों में बंट गया है और ये दो गुटों की अपनी आपसी वैचारिक वैमनस्यता के चलते ये जो शीत युद्ध के दौर से लोगों को गुजरना पड़ा। तो शीत युद्ध के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो शीत युद्ध के जो कारण थे, जो इसमें सबसे प्रमुख आते हैं ऐतिहासिक कारण। शीत युद्ध का जो पहला कारण था वो था ऐतिहासिक कारण। दूसरा था अविश्वास की भावना एवं पारस्परिक संदेह। लोगों के बीच किसी को भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं था। तीसरा जो कारण था वो था युद्ध के उपरांत उद्देश्यों की भिन्नता आ गई, लोगों में प्रतिद्वंद्विता की भावना आ गई। चौथा जो था हमारा सैद्धांतिक मतभेद था। पांचवा कारण जो है इसका शक्ति राजनीति के नवीन संगठन है। छठा कारण था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। सातवां था सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की अवहेलना करना। एवं आठवां कारण था शून्यता की अवधारणा।
तो इस तरह से हम देखेंगे शीत युद्ध के कुल मिला के हमारे हिसाब से 8 कारण यहाँ सामने आए हैं। शीत युद्ध जो इसका पहला कारण था, ऐतिहासिक कारण, जिसे हम अतीत के पन्ने के रूप में भी देख सकते हैं। जैसा कि पिछले ही चरण में हमने देखा कि शीत युद्ध की शुरुआत तो पिछले 6 चरणों से चली ही आ रही है, जो 1917 के बोल्शेविक क्रांति के कारण उसी समय जो भी हुई उस समय से ये चली आ रही है। बोल्शेविक जो क्रांति हुई उसके उपरांत जो लोगों की विचारधारा थी, आइडियोलॉजिकल थे, उससे लोगों का मन उठ चुका था। जो शीत युद्ध का जो गढ़ है, मूल जहाँ कहते हैं ना बीज निहित था, वो था बोल्शेविक क्रांति। और इसी क्रांति के समय ही पश्चिमी राष्ट्र जो थे सोवियत संघ को समाप्त करने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे थे, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था और जिसका अंतिम उद्देश्य था पूंजीवाद को नष्ट करना, पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। पश्चिमी देश जो थे वो हिटलर को सोवियत संघ पे आक्रमण करने के लिए उकसा रहे थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर इतिहास के पन्नों को खरोचा जाए, उल्टा जाए, तब हमें पता चलता है कि किन किन वजहों से शीत युद्ध की आखिर प्रबल भावना उत्पन्न हुई। हमारा अगला कारण है जो अविश्वास की भावना, मतलब पारस्परिक संदेह। इसके पहले हमने देखा कि इसके पहले भी 2 विश्व युद्धों का सामना पूरे विश्व ने किया, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध के दौरान हमने देखा कि पूरा विश्व जो था, पूरा विश्व 2 गुटों में, राजनीतिक गुटों में बंट चुका था। ये हम देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध से ही कि पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ है। इसके बावजूद किसी भी गुट को अपने ही गुट के में शामिल देशों पर कोई भी विश्वास ही नहीं था। हर गुट भले एक संगठन के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में यह भावना थी कि कहीं हमारा कोई अहित ना हो जाए, हमारे ही गुट से कोई बहुत अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। चूँकि सोवियत संघ और पश्चिमी देश युद्ध से ही मित्र थे, लेकिन फिर भी जर्मनी, इटली तथा जापान जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, लेकिन ये व्यवहार में कभी भी एक दूसरे के सलाहकार नहीं बन सके। असुरक्षा, पारस्परिक संदेह की भावना निरंतर इनके संबंधों को बिगाड़ते चली गई। सोवियत संघ यह नहीं भुला सका था कि पश्चिमी देशों ने बोल्शेविक क्रांति के समय उसे हराने के, उनकी विचारधाराओं को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की थी। उसी प्रकार पश्चिमी देशों ने भी इन्हें इस बात की जानकारी थी कि सोवियत के नेताओं के द्वारा जो घोषित उद्देश्य थे वो विश्व क्रांति तथा उनका पूंजीपति का विनाश था। इसका मतलब ये था कि सोवियत संघ और अमेरिकी गुट दोनों की जो आइडियोलॉजिकल थी, एक का साम्यवाद का विकास करना, दूसरे का पूंजीवाद का विकास करना, दोनों एक दूसरे के आज सामने आ खड़े हुए थे। तो ऐसे अवस्था में दोनों ही गुट आपसी संदेह में अपने आपसी संबंध को बिगाड़ रहे थे। इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है वो है युद्ध के उपरांत उद्देश्यों की भिन्नता। जब हम शीत युद्ध की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों देश जो लगातार युद्ध कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोगों को हानियां भी उठानी पड़ी। युद्ध में जब पराजित राष्ट्रों को इसका बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा और विजित प्रदेशों ने पराजित प्रदेशों से हर संभव अपने हार जाने की भरपाई करने का प्रयत्न भी किया, लेकिन यही प्रयत्न दूसरे को खलने लगा। रूस और पश्चिम के युद्धोत्तर उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत थे। एक तो साम्यवाद के प्रति विकसित था और दूसरा जो था वो पूंजीवाद के प्रति था। फिर भी रूस जो है पूर्वी यूरोप पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु पश्चिमी नेताओं का विचार था कि जर्मनी की पराजय
से यूरोप में नेताओं रूस की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी और वे रूस द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को सीमित रखने के लिए उत्सुक थे। इसके लिए यहाँ यह भी आवश्यक हो गया था कि पूर्वी यूरोप में जो लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जाए। अतः चर्चिल और रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने भी यह आग्रह किया कि इन देशों में स्वतंत्र निर्वाचन करने की व्यवस्था की जाए। स्टालिन ने भी याल्टा सम्मेलन में इस बात को स्वीकार तो किया था, लेकिन कभी भी इसे स्वच्छंद रूप से मानना नहीं चाह रहा था। बाद में इस बात से वो मुकर भी गया था। इसी प्रकार जर्मनी के प्रश्न में पश्चिम एवं पूर्वी देश एक मत नहीं हो सके एवं संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर भी उनके बीच काफ़ी कटुता उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भी विजित प्रदेश थे वो आपस में ही जो संभावना कही गई थी कि युद्ध के बाद ये सब काम होना चाहिए, लेकिन उसे करने में किसी की भी मंशा सफल नहीं हो सके। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सैद्धांतिक मतभेद। शीत युद्ध जो था वो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि ये विचारों की हमारे विचार उनको पसंद नहीं आ रहे, उनके विचार हमें पसंद नहीं आ रहे। तो सैद्धांतिक मतभेद भी जो थे शीत युद्ध के प्रधान कारण माने जा सकते हैं। पश्चिमी रूस और के जो राज्य हैं और रूस क्रमशः पश्चिमी देशों और रूस के बीच पूंजीवाद पर आधारित उदार लोकतंत्र तथा साम्यवाद पर आधारित सर्वाधिक शासन व्यवस्था के समर्थकों के आपसी विचार के टकराहट थे। ये दोनों ही विचारधाराएं परस्पर एक दूसरे की मानवता के लिए शत्रु के रूप में उभर कर सामने आई। एक दूसरे के विनाश के लिए हम सदैव ये प्रयत्नशील भी रहती थी। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन जो हुआ था वो 1945 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे तीनों ने मिलकर, लेकिन बाद में सभी देशों के अपनी आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था में जो भी परिवर्तन के लाभ या हानि देखते हुए इन्होंने उस समझौते में की गई सारी बातों को से वे मुकर गए। इसके अलावा अनुमति पर पाबंदी भी लोग एक जो नियम कानून बनाए गए थे एक दूसरे को रोकने के लिए, इसका उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। अमेरिकी ब्रिटिश पर्यवेक्षकों का पोलैंड में प्रवेश की अनुमति पर पाबंदी अब लगा दी गई और जो रूस है उसने पोलैंड पर अपनी संरक्षित लुबनिन सरकार को लादने का प्रयास किया, जो कि हम पहले से ही देख रहे थे कि पोलैंड पे इन लोगों का आना जाना लगा। वो प्रत्यक्ष रूप से इन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन सम्मेलन का भी उल्लंघन करना। जो बाल्कन सम्मेलन था वो जो सोवियत रूस संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल एवं के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार किया था, लेकिन इसके अंतर्गत निश्चित हुआ कि सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया पर नियंत्रण माना जाएगा। यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन के लिए स्वीकार की गई थी। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का प्रभाव बराबर माना जा रहा था, किंतु युद्ध उपरांत इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता देनी शुरू की और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी गई। इससे जो पश्चिमी देश जो थे वो नाराज हो गए। इसका मतलब जो भी बाल्कन देश के बाल्कन सम्मेलन में जो भी नियम कानून बनाए गए थे, जिन पे लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, उनका इन्होंने खुलकर अब विरोध करना शुरू कर दिया। हमारा अगला पॉइंट इस कड़ी में आता है शून्यता की अवधारणा।
इस युद्ध में जर्मनी और जापान की भयंकर हानि हुई और वे सारा दोषारोपण इन देशों पर डाल दिए और अपने सारे युद्ध में हुए हर जाने का वसूलीकरण इन्होंने जर्मनी एवं जापान से करना शुरू किया। तो विश्व में जो जर्मनी एवं जापान एक मूलभूत शक्ति के रूप में थे, इनका भी बहुत योगदान रहा है। अब इनके हट जाने से एक शून्य की भावना वहाँ शुरू हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो जर्मनी की भीषण पराजय ने संसार की राजनीति में ही परिवर्तन कर दिया था। जर्मनी तथा जापान की पराजय से जो शून्य उत्पन्न हुआ था उसको भरना अति आवश्यक था। लुई हाल ने भी कहा था कि शांति स्थापना करने के स्थान पर जर्मन शक्तियों के यूरोप से पूरी तरह समाप्त कर देने का निर्णय शीत युद्ध का मूल कारण रहा है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार एक शून्य यहाँ स्थापित हो गया था और इसको किसी भी प्रकार से भरना अति आवश्यक था। इसे भरने की ताकत केवल और केवल सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका इन्हीं दोनों के पास थी और वे दोनों इस शून्य को भरने में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे और इसी संघर्ष ने शीत युद्ध का रूप ले लिया। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है शक्ति राजनीति का नवीकरण। यहाँ हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों के द्वारा जो अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। अनेक विद्वान जो हैं ये जो शीत युद्ध हुआ है उसके पीछे शक्ति की राजनीतिकरण का ही उदय मानते हैं और जो इस विचारधारा के अनुसार विश्व में जो भी महानतम शक्तियाँ होंगी उसमें प्रधानता के लिए संघर्ष अनिवार्य था और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस विश्व की महानतम शक्तियाँ बनने के लिए आतुर हो गई थी। अतः इन लोगों में आपस में संघर्ष करना आवश्यक हो चुका था। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो शीत युद्ध था इसका जो मूल कारण था सोवियत संघ और अमेरिकी गुट के आपसी टकराव के कारण ही ये युद्ध अपने अंतिम चरण पे पहुंचा। आशा करती हूँ पाठ समझ आया होगा। कोई समस्या हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।